हाँ भाई, JCL से स्वागत है आपका। वेलकम अगेन अपनी नेक्स्ट सीरीज में जेनेटिक्स का पोर्शन लेकर आए हैं। आज मैं और यतेंद्र सर आपके सामने दोबारा 53/90। तो दोस्तों पता ही नहीं चला, एक सफर की शुरुआत अपन ने की थी और अप्रोक्सीमेटली 60% से ज्यादा अपन ने इसको कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यतेंद्र सर। अगर बात करें 3 साल पहले की जो AIPMT हो रही थी, नीट हो रही थी, उनमें अगर इसके वेटेज की बात करें तो ईच ईयर जो है 7 to 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे थे और पिछले 3 साल में यहाँ से 6 to 7 क्वेश्चन जो है वो आस्क किए जाते हैं। तो नो डाउट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हमने आपके लिए जो है वो फर्दर सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। स्टार्टिंग में अपन यतेंद्र सर बच्चों को थोड़ा सा बता दें। हाँ, बिल्कुल सही है। ये जो 7 पार्ट्स रहेंगे ये किस प्रकार रहेंगे। स्टार्टिंग में अपन इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड लेंगे। सेकंड लेक्चर में अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ही फर्दर क्वेश्चन आएंगे और उसके अलावा एलेलिक इंटरेक्शन में जो एक्सेप्शन बनता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन, इनको लेकर तो उनकी भी अपन बात करेंगे। उसके बाद डाइहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चन अपने जो है आस्क करेंगे अपन। एलेलिक इंटरेक्शन, नॉन एलेलिक इंटरेक्शन के सेपरेट क्वेश्चन बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे और उसके बाद जो है वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, पेडिग्री एनालिसिस और जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं इनकी सेपरेटली बात की जाएगी। मतलब ऑर्डर से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे और इसमें हमने जो है NCERT बेस्ड तो रखा ही रखा है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपको रखा है। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन यतेंद्र सर वैसे हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे नहीं जा रहे हैं, डिटेल में नहीं पूछते, इतना डिटेल में नहीं आ रहे हैं। फिर भी एक जेनेटिक्स जहां पे टर्म आ जाता है, नो डाउट न्यूमेरिकल पोर्शन का भी अपने आप में वेटेज वहां पर जरूर रहता है। हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए यतेंद्र सर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट डोमिनेंट। करेक्ट की बात, नॉट ए करेक्ट। जी। ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को अपन बता दें कि मेंडल ने जो अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे, एक तो इसका ड्यूरेशन आपको याद रखना है। बिल्कुल 2018 नीट में क्वेश्चन भी ये पूछा जा चुका है। 1856 से लेकर 1863 तक, मतलब 7 साल है ना। बिल्कुल 7 ईयर तक ये हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर जो इन्होंने मटर का पौधा काम में लिया है, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन्होंने देखे और 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इनको 7 पेयर वेराइटी या 14 वेराइटी में 14 वेराइटी, तो 7 पेयर वेराइटी कह दो या 14 वेराइटी कह दो। मतलब 7 कैरेक्टर हैं। बिल्कुल, और हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट है। जैसे एक कैरेक्टर हाइट है तो टॉल और ड्वार्फ, बिल्कुल है ना। तो इसका मतलब आप जो इसे कह रहे हो कि 14 वेराइटीज, तो वो प्योर हो गई फिर। एग्जैक्टली, एक प्योर टॉल है और एक प्योर ड्वार्फ हो गई। बिल्कुल इस तरीके से मतलब 7 कैरेक्टर हैं, बिल्कुल आपकी 14 वेराइटीज। उनके हर कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बन जाते हैं, विपर्यासी विशेषक इनको कहा जाता है। ठीक है जी। तो अपन वो करते हैं डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप की ओर। तो यतेंद्र सर पहले बच्चों को थोड़ा सा रफली अपने बता ही देते हैं। सबसे पहले अपन हाइट की बात कर लें जी। नंबर 2 फ्लावर कलर। नंबर 3 फ्लावर पोजीशन जी। नेक्स्ट आ जाएगा पोड कलर ले लीजिए। नेक्स्ट आ जाएगा पोड शेप, सीड कलर और सीड शेप जी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अपन डोमिनेंट की बात कर लें, यहाँ रिसेसिव की बात कर लें। यतेंद्र सर हाइट की बात करें तो डोमिनेंट पे टॉल हो जाएगा और रिसेसिव के अंदर ड्वार्फ हो जाएगा, लंबे और बौने। बिल्कुल। फ्लावर कलर की अगर बात करें तो जो पर्पल है या वॉयलेट भी कह सकते हैं, तो ये डोमिनेंट हो गया। और ग्रीन जो है वो रिसेसिव। बिल्कुल ठीक बात है। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो फ्लावर कलर में रिसेसिव अपना व्हाइट बन जाएगा। सॉरी, फ्लावर कलर, ये सीड कलर के लिए सॉरी। बिल्कुल तो ये व्हाइट हो जाएगा। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो जो एक्सियल है बिल्कुल डोमिनेंट हो जाएगा और एंड पे टर्मिनल जो है वो रिसेसिव फॉर्म बन जाएगी। पोड कलर के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो जैसे सीड कलर और पोड कलर को बच्चे एक साथ याद रख सकते हैं। बिल्कुल, कि सीड कलर में तो येलो डोमिनेंट और ग्रीन रिसेसिव, ठीक है, और पोड कलर में ग्रीन डोमिनेंट और येलो रिसेसिव। इसके लिए ये टेंशन मैं एक बच्चों को ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक जरूर बताइए कि मार्केट से अपन मटर लेने गए भैया, ठीक है, तो दुकान वाले ने अपने को मटर बेच दिए। अपने को बड़े सुंदर दिख रहे हैं मटर, हरे हरे मटर हैं, ठीक है जी, लेकिन घर पे आके मटर को जब छील के देखा तो अपने साथ धोखा हो गया। तो उसमें हरे दाने निकलने चाहिए थे, लेकिन वो दाने कैसे हो गए, वहां पर पीले हो गए। इसका मतलब अपन ने जो देखा मार्केट में वो डोमिनेंट था, इसका मतलब फलियां अच्छी लगी अपने को तो ग्रीन डोमिनेंट हो गया। अच्छा लगा वो मतलब डोमिनेंट मान लें। हाँ, वो डोमिनेंट हो गया।
तो फली की बात करें तो यहाँ पर फली कैसी होगी, ग्रीन डोमिनेंट है येलो के ऊपर, ठीक है। और मटर के दाने की अगर बात करें, सीड कोट कलर की बात करें तो धोखा हुआ, होना ग्रीन चाहिए था लेकिन पीला निकल आया तो पीला डोमिनेंट हो गया। तो ये वाली एक ट्रिक ये दोनों एक साथ याद। एग्जैक्टली। तो कलर के रेस्पेक्ट में जो ग्रीन डोमिनेंट और येलो रिसेसिव हो गया। पोर्ट शेप में फुल जो वो डोमिनेंट हो गया, बिल्कुल, जिसको इन्फ्लेटेड भी कहा जाता है, फुला हुआ जी, फुला हुआ। और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो है वो रिसेसिव हो गए। और सीड कलर है ना, बिल्कुल, तो सीड कलर में येलो डोमिनेंट हो गया, ठीक है, ग्रीन रिसेसिव हो गया। धोखा हुआ है, हाँ बिल्कुल धोखा हुआ है। लास्ट है सीड शेप, इसके अंदर राउंड हो गया, डोमिनेंट और रिंकल्ड रिसेसिव फॉर्म हो गया। साथ ही अपन इनके जीन से भी रिलेट करते हैं, बिल्कुल, जैसे क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल। तो जैसे फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सेवन, बिल्कुल, ये जो 7 कैरेक्टर हैं और इनके जो जीन है वो टोटल 4 क्रोमोसोम पे। एग्जैक्टली। तो उसके लिए आप इनकी पोजीशन जरूर याद रखना भैया, अपने यहाँ लिख देते हैं। ये क्रोमोसोम हो गए अपने जी यतेंद्र सर, और लास्ट वन ये वाला कहला गया, ठीक है। इनकी अगर बात करें तो मेंडल ने ये जो 7 कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, इनके लिए जीन कहां पर पाई जा रही है, 4 क्रोमोसोम पर पाई जाएगी। एक क्वेश्चन तो यही बनता है। अब कौन से जीन कौन से पर मिलेगी ये भी आपको याद रखना है। तो वो क्रोमोसोम कौन से हैं, 1, 4, 5, 7, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। क्रांति कौन सी थी, 1857 वाली, उससे 300 साल पहले की अपन बात कर रहे हैं, 1457 आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर बात करें तो पहले पर 2 है जी, दूसरे पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। अब क्या क्या पाया जा रहा है वो आपको याद रखना है। यहाँ अगर बात करें यतेंद्र सर तो यहाँ जाएगा सीड कलर, एग्जैक्टली, ये हो गया सीड कलर। पहले पर कलर ही पाया जाएगा तो ये वाला हो जाएगा फ्लावर कलर। अगर सीड कलर यतेंद्र सर इस पर है तो सीड की शेप फिर लास्ट वाले पर आ जाएगी, ये ऐसे याद रख लेना है आपको। तो ये 7 पर कौन सी होगी, सीड की शेप, ठीक है। अगर यहाँ पर फ्लावर कलर है तो यहाँ पर जो है फ्लावर की पोजीशन आ जाएगी, फ्लावर पोजीशन, क्यों। और यहाँ अगर बात करें तो ये प्लांट की हाइट होगी, ले ली, और ये वाला फ्लावर पोजीशन इधर आ जाती है अपनी। फ्लावर पोजीशन आ गई क्या। यहाँ पर अपन बात करेंगे पोड की शेप हो जाएगी, पोड की शेप जी। और ये आ जाता है प्लांट की हाइट, और ये जो एक रह गया ये हो जाएगा पोड का कलर, ठीक है बच्चों। अब जैसे कलर वाले 3 हो गए तो 2 तो एक साथ रखने हैं, ठीक है, और एक बच्चों को अलग याद रखना है, और वो जो है वो 5वें नंबर का पोड कलर सेपरेटली याद रखना है आप। इसको 2-3 बार आप लिख कर देखोगे ना तो परफेक्टली याद हो जाएगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो मूव करते हैं सर क्वेश्चन की ओर। एक चीज और अपन बता सकते हैं कि जो इन लोगों ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा है जी, कि ना जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, क्रोमोसोम जो अलग अलग जर्म सेल में जाएंगे, तो उस वक्त क्रोमोसोम जब मूव करेंगे तो कौन से जीन एक साथ जाएंगे भाई, जो एक क्रोमोसोम पे हो। और ये सर ये क्वेश्चन ऐसा बनता है, अगर मेंडल ये वाला कैरेक्टर लेकर स्टडी कर लेते हैं तो क्या नहीं खोज पाते, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात नहीं कर पाते फिर वो, और वो 2 कैरेक्टर ये वाले कहलाएंगे क्योंकि इनकी जीन पास पाई जाती है। अगर आप बात बोलिए, क्योंकि यहाँ पर ये सर एक ऑप्शन ये भी मिलता है कि अगर इन दोनों कैरेक्टर की वो स्टडी करते हैं तो वो क्या नहीं खोज पाते हैं, ठीक है जी। तो वहां पर एक ऑप्शन मिलता है वो लिंकेज नहीं खोज पाते हैं। तो लिंकेज तो बाद में डिस्कवर किया गया, लिंकेज छोड़ो ना, मेंडल ने जो डिस्कवर किया है उनकी बात करनी है अपने को। वो क्या नहीं बता पाते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं बता पाते, उसका एक्सेप्शन बन जाता है जी सर। तो सुनील जी अपन कह सकते हैं कि जो सीड कलर है या फ्लावर कलर है, ठीक है, और पोड यानी फ्लावर कलर और जो पोड शेप है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे, ठीक है, या फ्लावर कलर और प्लांट हाइट भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, या सीड कलर और फ्लावर कलर या इस सीड कलर के साथ इनमें से कोई भी कैरेक्टर बिल्कुल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा, बिल्कुल। लेकिन ये एक ही क्रोमोसोम पे तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेगा, जैसे सीड कलर है और फ्लावर कलर, बिल्कुल। इसके अलावा फोर्थ वाले जो तीनों कैरेक्टर हैं ये भी नहीं करेंगे। हाँ, जैसे अपन कहे कि पॉड कलर
और सीड शेप, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा, बिल्कुल है ना। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये सर ये दोनों भी शो कर सकते हैं अगर ये बहुत दूरी पर पाए जा रहे हो तो। बिल्कुल हाँ, इसमें हाँ। कह सकते हैं कि अगर लेकिन डिस्टेंस अगर काफी कम है, लिंकेज स्ट्रॉन्ग हो गया, तब बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये वाला केस इसीलिए पहले आपको बताया गया था क्योंकि ये दोनों जीन बहुत ही पास पास पाई जाती हैं। अगर मेंडल इनको लेकर डाई हाइब्रिड क्रॉस बता देते तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दे पाते। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन करना है इसको। जितेंद्र सर मूव करेंगे क्वेश्चन की ओर। तो आपने को डोमिनेंट रिसेसिव देखना है जी, एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है, सही बात है ये सब। सही है। टॉल ड्वार्फ ये Dominant डोमिनेंट है, recessive। ये रिसेसिव है। तो पहला तो करेक्ट चला गया, आपने को क्या Incorrect देखना है? है। इनकरेक्ट देखना है, तो ये आंसर नहीं होगा अपना। येलो ग्रीन पोड पोड की बात कर रहे हैं तो येलो पोड डोमिनेंट नहीं है, ये तो पहले रिसेसिव ग्रीन है। आता है ना, पहले ग्रीन होना चाहिए था। गड़बड़ हो गया। तो ये तो हो गया रिसेसिव और ये हो गया डोमिनेंट। अपने को डोमिनेंट रिसेसिव देखना है तो ये बात अपनी गलत होगी भैया। राउंड रिंकल्ड तो ठीक है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अगला क्वेश्चन, फुल डोमिनेंट है, रिसेसिव है। येलो सीड कलर की बात कर रहे हैं, डोमिनेंट है, रिसेसिव है। वॉयलेट डोमिनेंट है, रिसेसिव है। और इनफ्लेटेड डोमिनेंट है, रिसेसिव है। जी। तो इनकरेक्ट अपना कौन सा बन गया? सेकंड। सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया क्योंकि पहले ग्रीन आना चाहिए था। पोड कलर में ग्रीन डोमिनेट होता है येलो के ऊपर, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको जो है नोट डाउन करके बताई है, इनको आप एक सेपरेट कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जी सर। यहाँ पे जो है वो ऑड वन देखना है, Okay. ट्रू ब्रीडिंग लाइन के लिए ना। और ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब सुनील जी, हम लोग कह सकते हैं कि इस वाली कंडीशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है बिल्कुल। या होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता रिसेसिव हो सकता है। है। और इसमें अगर हम लोग सेल्फिंग करते हैं तो सेल्फिंग करने के बाद में जो भी प्रोजेनी आएगी सारी की सारी इसी तरीके से इसी तरीके की हैं ये। बनते जाएंगी। ठीक बात है। और जो भी पर्टिकुलर करेक्टर होगा वो स्टेबली हर जनरेशन में उसी तरीके से इनहेरिट इनहेरिट होगा। अगर टोल है तो टोल जाएगा, और अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव होता हाँ। तो फिर वो सारे के सारे ड्वार्फ होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस प्रकार का जीनोटाइप होता है, फॉर एग्जांपल आरआर टाइप का अगर प्लांट है, इसका अगर आरआर से ही क्रॉसिंग करवा दी जाती है तो ये स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस दर्शाता है मेनी जनरेशन तक, ठीक है। और बिना किसी चेंज के ऐसा इनहेरिटेंस ये देखा जाता है, ये क्या कहलाता है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन ऑब्टेन की जा सकती है इससे, ठीक है। तो मेंडल ने भी जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें सबसे पहला काम इन्होंने प्योर प्रोजेनी ऑब्टेन करने का, सबसे पहले इनब्रीडिंग की थी, सबसे पहले इनब्रीडिंग करवाया था। तो ऑड वन देखना है इसके लिए अपने को। जी सर। तो इसके अंदर शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस ये ये बात होगा, है ना। शो एक्सप्रेशन फॉर फ्यू जनरेशन ओनली, नहीं, तो हर जनरेशन तक वो जो करेक्टर है वो मूव मैनी जनरेशन होना चाहिए। मैनी हाँ, हाँ। और ओनली भी लगा दिया, ठीक है। फिर अंडरगो कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, ये भी सही है, सेल्फिंग ही चल रही है। सेल्फिंग ही चल रही है। ठीक है। भाई प्लांट के केस में सेल्फिंग है और एनिमल के रिस्पेक्ट में अपन कह सकते हैं कि ब्रीडिंग है। बिल्कुल। अब बच्चा क्या करेगा? ये सही है, ये सही है, ऑप्शन 1 और 3 दे रखा है, इसको टिक करता है। सिल्ली मिस्टेक हो जाएगी भैया, ओड वन पूछ रखा है। ऑड वन पूछ तो रहा है। ये तो इन दोनों से रिलेटेड ही है, जी। ट्रू ब्रीडिंग से ही है, लेकिन रिलेटेड कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2। तो सेकंड ऑड वन हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। Which of the following is not a recessive trait in edible pea? रिसेसिव की अगर बात करें तो एक्सियल डोमिनेंट था, टर्मिनल रिसेसिव है, ठीक है। और फुल डोमिनेंट था, कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव है। रिसेसिव है, येलो सीड कलर ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है। ये डोमिनेंट कहलाता है। इसका रिसेसिव फॉर्म जो है वो ग्रीन बन जाती है, तो आंसर ये हो जाएगा क्योंकि ये डोमिनेंट है। अपने से नॉट ए रिसेसिव पूछा है, नॉट ए रिसेसिव का मतलब डोमिनेंट ही पूछा है। और ये वाला येलो कोड है, ये रिसेसिव ये नो डाउट अपने आप में रिसेसिव है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के दौरान काफी एक्सप्लेन इसको कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज, तो पेरेंट्स से जो प्रोजेनी है वो डिफर कर रहे हैं, और ये जो है वो वेरिएशन की वजह से। वेरिएशन। इसके लिए आपको एक और चीज याद रखनी है, पेरेंट्स से प्रोजेनी डिफर हो जाओ या दो प्रोजेनी आपस में डिफरेंस शो करती हैं, वो भी क्या कहलाता है? वेरिएशन। वो भी वेरिएशन कहलाता है। अब यहाँ पर यतेंद्र सर दो बातें और बहुत अच्छी दे रखी हैं, बिल्कुल। एक हेरिडिटी और एक इनहेरिटेंस। हेरिडिटी का तो मतलब है पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर के ट्रांसमिशन की बात करेंगे, लेकिन ये कैरेक्टर का ट्रांसमिशन किस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है वो प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाता है किसके द्वारा? इनहेरिटेंस के द्वारा। तो प्रोसेस को जो बताएगा वो तो इनहेरिटेंस है, और केवल पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर जाने की बात करें तो ये हेरिडिटी अपन इसको फिनोमेना कह सकते हैं। बिल्कुल, ये फिनोमिना बन जाएगा। क्यों? और एनसीईआरटी ने ये भी लिखा कि ये जो है ये इसका बेसिस है, हेरिडिटी का बेसिस इनहेरिटेंस बनता है। अच्छा, क्योंकि हेरिडिटी को समझा कौन रहा है, किस तरीके से ये कैरेक्टर्स जो है ये पेरेंट्स से प्रोजेनी में पहुंचे हैं, वो एक्सप्लेन इनहेरिटेंस ही कर रहा है।
और इनकी जो स्टडी होती है हाँ, ब्रांच ऑफ variation और बायोलॉजी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिशन वो उसकी अपनी स्टडी जेनेटिक्स वो जेनेटिक्स हो जाएगा। अरे ठीक भाई, चले आगे, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। मेंडल सेलेक्ट पाइसम सटाइवम फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बिकॉज, ऐसा क्यों? जी, क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड शॉर्टर लाइफ स्पान। शॉर्टर लाइफ स्पान अगर पाया जाता है इसका मतलब जल्दी रिजल्ट जल्दी मिलेगा, प्रोजेनी ज्यादा आएंगी, ठीक है। और क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी देखे जा रहे थे, मतलब हर कैरेक्टर के दो ट्रेट देखे यानी जा रहे 14 ट्रू वैरायटी हैं। बिल्कुल ठीक बात है, प्योर। बिल्कुल। तो ये मेंडल ने इसको सिलेक्ट किया, उसके लिए बिल्कुल परफेक्टली जाना है। यानी इन वैज्ञानिकों ने, जैसे अगर आप आगे अपन मॉर्गन की भी बात करें, जी जी जी, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किए हैं और जिस मॉडल ऑर्गेनिज्म को ये यूज करते हैं, वो भी प्लांट भी हो बिल्कुल, सकता है, बिल्कुल। वो एनिमल भी हो सकता है, तो उसमें लाइफ स्पेन को कम लिया जाता छोटा लिया है कि है, लाइफ स्पेन छोटा हो ताकि अगली जनरेशन जल्दी मिले, इंतजार नहीं करना पड़े, वेट नहीं करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। जी, continue। और ये तो यतीन सर मानव की प्रवृत्ति में भी है, जैसे इन बच्चों को अब गुरु नीति का इंतजार रहता है। नो डाउट हम एक दिन में जो है वो आपको जूलॉजी के 2 वीडियो किसी तरीके से नहीं दे सकते, जी। दे देते अगर पहले आपको शेड्यूल नहीं दिया होता। और आप अगर तो दे भी देते तो जैसे बॉस ने भी बोला था कल शायद लाइव में कि जी। ये एक साथ देख भी नहीं सकते। यस, एक साथ देख भी नहीं पाओगे, आप पजल्ट हो जाओगे। चलो जी। आगे चलते हैं। लॉन्ग लाइफ स्पान नहीं भैया, यहाँ शॉर्टर की बात कर रहा है, यहाँ लॉन्ग की बात कर रहा है, जी। ये बात तो गलत होगी। और ये क्या पूछा है, मेंडल क्यों किया ना, बिकॉज, जी। तो पहला ही करेक्ट चला जाएगा। वो भी देख लेते हैं। फिर भी प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल नहीं, बाइसेक्सुअल फ्लोर कहलाते हैं, मेल और Bisexual। फीमेल दोनों सेक्सेस में पाए जाते हैं। इमेस्कुलेशन भी किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के दौरान। और उसमें सुनील जी, जैसे दोनों ही प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले हैं, जी जी तो जी, एक को एज ए फीमेल प्लांट यूज किया बिल्कुल, और एक को एज ए मेल, और जिसको एज ए फीमेल प्लांट यूज किया जा रहा है उसमें से रिमूव कर दिया एंथर बिल्कुल को, बिल्कुल उस प्लांट के फ्लावर से एंथर को रिमूव किया। एंथर को रिमूव कर दिया, फिनोमिना इमेस्कुलेशन कहलाता है। जी। नेक्स्ट, इनफर्टाइल हाइब्रिड। हाइब्रिड इनफर्टाइल कहाँ बनते हैं, फर्टाइल हाइब्रिड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीड बाय ईच प्लांट, ये बात तो ठीक है, लार्ज नंबर, लेकिन वहां गड़बड़ हो गई। ये इनफर्टाइल दे दिया, ये गलत हो गया, तो आंसर अपना फर्स्ट चला जाएगा। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जी सर। Which of the following trait of garden tree is present on 5th chromosome? जैसे अपन ने स्टार्टिंग में इनको बता दिया था, तो जो आपका पोर्ट का कलर, पोर्ट का जो कलर है जी। वो 5th के ऊपर आपका याद बच्चों को रखना। बिल्कुल स्टेम हाइट है, ये आपका 4th से रिलेटेड हो गया। ठीक है। सीड शेप वाला जो है वो हाँ, 7th वाला ये हो गया। 7th से हो गया, और पोर्ट शेप जो है वो वो 4th फोर्थ पे हो जाएगा, fourth वाला। फोर्थ क्रोमोसोम पे हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग में ही आपको मेंशन करवा दिया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेलेक्ट इनकरेक्ट वन। किसके रेस्पेक्ट में, रेसिप्रोकल क्रॉस के रेस्पेक्ट में बताना है। अब रेसिप्रोकल क्रॉस अगर बच्चों को बताएं तो ये सर, ये जैसे कोई ए पेरेंट है, जी जी। ये बी पेरेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट क्रॉस है, यहाँ पर सेकंड क्रॉस है। ओके। अब फर्स्ट क्रॉस के दौरान ए को अपन फीमेल मान ले, बी को अपन मेल मान ले। सेकंड क्रॉस में ए को अपन मेल मान ले और बी को फीमेल मान ले। तो ये जो दोनों क्रॉस हैं, ये आपस में क्या बन गए, ये रेसिप्रोकल क्रॉस बन गए, जहां पर सोर्स ऑफ गैमेट बदल जाता है। पहले क्रॉस में एग का सोर्स ए है लेकिन स्पर्म का सोर्स बी है। ऐसे ही दूसरे क्रॉस में स्पर्म का सोर्स ए बन गया, एग का सोर्स बी बन गया। जहां पर सोर्स ऑफ गैमेट बदल जाता है वो क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल। यानी इसमें जीनोटाइप तो नहीं चेंज हो रहा है ना? हाँ, जीनोटाइप तो वही है, जीनोटाइप सेम रहेगा, सोर्स ऑफ गैमेट चेंज हो रहा है। सोर्स ऑफ गैमेट चेंज हो और जाएगा। इसको जैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो रही है या नहीं हो रही है, उसका पता करने के लिए भी किया जा सकता है। भाई अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है तो बच्चे जानते हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है, बिल्कुल। और उसको कंट्रोल करने वाले जो जीन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट में हो सकते बिल्कुल हैं, ठीक बात। प्लास्टिड जीन जिनको जी। अपने बोलते हैं। और मान लो वो इनहेरिटेंस जो है साइटोप्लाज्मिक है तो वो यूनिपेरेंटल है बिल्कुल और वो फीमेल से प्रोजेनी में जा रही है। जी। पर अगर हम लोग सोर्स ऑफ गैमेट चेंज करते हैं और अगर रिजल्ट चेंज हो जाए, इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की बात हो रही और है। अगर रिजल्ट वही है तो इसका मतलब वो न्यूक्लियर है। वो न्यूक्लियर हो जाएगा फिर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो यतीन्द्र सर ने यहाँ पर ये जो बात बताई है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज फ्रेम कर देता हूँ आपके लिए कि एक ए प्लांट है, वो ए प्लांट मेल स्टेरिलिटी शो कर रहा है और मेल स्टेरिलिटी की जो जीन है वो माइटोकॉन्ड्रियल होती है, ठीक है जी। तो ए प्लांट मेल स्टेरिलिटी शो कर रहा है, तो 2 क्रॉस यहाँ पर करवाए गए। बताइए फर्स्ट क्रॉस में मेल स्टेरिलिटी आगे पहुंचेगी या सेकंड क्रॉस में मेल स्टेरिलिटी आगे पहुंचेगी? ए प्लांट में पाई जा रही है मेल स्टेरिलिटी, इसका मतलब फीमेल का साइटोप्लाज्म आगे जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो क्रॉस है
उसके रिजल्टेंट बनने वाली जो प्रोजेनी है उसमें मेल स्टेरिलिटी आगे पहुंचेगी। जी जी, ठीक है, मतलब इस ए से जाएगी, इसे इसके प्रोजेनी जो होंगे वो मेल स्टाइल होगी। हाँ। अगर सोर्स ऑफ गैमेट चेंज कर दिया एग्जैक्टली, तो इस बार जो मेल स्टेरिलिटी है वो इससे जाएगी। सही क्या? कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। जी। लेकिन क्वेश्चन ने अपने को पहले ही बोल दिया था कि ए जो प्लांट है वही मेल स्टेरिलिटी शो करता है। इसका मतलब है ए का यहाँ पर ये क्या आ गया, ये मेल आ गया। इसका मतलब अगर ये मेल स्टेरिलिटी शो कर रहा है सेकंड क्रॉस में तो ये आगे इनहेरिट नहीं होगा फिर तो। क्यों? भाई वही ध्यान रखना कि रिजल्ट चेंज होगा या नहीं। एग्जैक्टली, क्यों? बिल्कुल। तो नो वेदर द एलील आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम के ऊपर पाए जा रहे हैं। अपने को तो इनकरेक्ट देखना है, ये तो परफेक्ट हो जाएगा, ये परफेक्ट है। ठीक है, इट इज मेड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर ट्रेट। नहीं, इसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल, रेसिप्रोकल से तो अपन ये जरूर पता कर सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है या नहीं है। जी। तो आंसर भी यही चला जाएगा। ऑड वन पूछ रहा है। हाँ, टू इंडिविजुअल विद कॉन्ट्रास्ट जीनोटाइप आर इन्वॉल्व। दो इंडिविजुअल है, बिल्कुल, जीनोटाइप अलग अलग हो गए। रिजल्ट आर नॉट चेंज फॉर द ऑटोसोमल ट्रेट। ऑटोसोमल ट्रेट की अगर बात करें, ऑटोसोमल ट्रेट मतलब न्यूक्लियर जीन, ठीक बात है। तो वो इनहेरिटेंस जो है वो सोर्स ऑफ गैमेट यहाँ पर बदल दो चाहे, फिर कुछ भी चेंज नहीं होना है न्यूक्लियर जीन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे जो मेंडल के वर्क के रेस्पेक्ट में पूछा है कि उनका जो वर्क था वो 1865 में पब्लिश हुआ था। जी जी जी। और फिर भी लोगों तक नहीं पहुंच पाया 19 तक, है ना, 1900 तक। बिल्कुल। और क्यों, ऐसा क्यों हुआ, है ना, तो वही अपने को देखना है। तो जैसे एनसीईआरटी के ये स्टेटमेंट, बिल्कुल, ये देखते हैं, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, क्योंकि 1900 के बाद ही माइक्रोस्कोप वगैरह इवॉल्व हुए। हाँ, उसके बाद ही एलील की बात आई, जीन की बात हुई, जीन की बात। उससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक बात है। फिर his concept of factor as stable discrete unit that controlled the expression of trait did not find acceptance from the contemporaries। बिल्कुल सही है, ये भी एनसीईआरटी के लिए। तो इसके साथ के जो वैज्ञानिक थे, उन साथ के वैज्ञानिकों ने, इन्होंने, मेंडल ने जब भी अपने एक्सपेरिमेंट उनको दिखाए तो वो इस चीज को समझ ही नहीं पाए कि ये किस फैक्टर की बात कर रहे हैं, कौन सी स्टेबल या डिस्क्रीट यूनिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था ना, डिस्कवरी नहीं हुआ था। ये तो एक हाइपोथेटिकल बात होगी। हाइपोथेटिकल बात, एग्जैक्टली, ठीक है। फिर जो तीसरा है, मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली ओल्ड की जगह न्यू होना चाहिए, इसलिए ये वाला गड़बड़। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। उस टाइम कम्युनिकेशन भी इतना अच्छा नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि ए, बी और डी जी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ए, बी एंड डी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी चीज और आपको याद रख लेनी है। सारे स्टेटमेंट हाँ, 1822 जो है ये इनका डेट ऑफ बर्थ कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने स्कूली शिक्षा अपने वहीं गांव से ही प्राप्त की जहां पे इनका बर्थ हुआ था, सिलिसियन विलेज। ठीक है, इसके बाद ये 1843 में जो है, ये 1843 में कहाँ आ गए, ऑस्ट्रिया आ गए। वहां पे इन्होंने एक चर्च ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी, अब उस चर्च में लगातार 4 साल काम करते रहे। 1847 में वहां पर ये प्रिस्ट के पद पर आ जाते हैं, पादरी के पद पर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ 4 साल काम करने के बाद 1851 में ये फिजिक्स और बॉटनी पढ़ने के लिए जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना पहुंचते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में फिर अध्ययनरत होने के बाद ये 1954 में वापस लौट कर आते हैं अपनी उसी मोनेस्ट्री में। ठीक है, जहां पर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाए थे, और उसके बाद इन्होंने वहां पर टीचिंग एज ए टीचर की तरह भी काम किया था। ठीक है जी, तो लोगों की नजर में ये क्या हुए, ये स्टार्टिंग में एक विद्यार्थी बने रहे, उसके बाद में ये एक पादरी बने, उसके बाद में ये एक अध्यापक बन गए, उसके बाद में खुद एक स्कॉलर की तरह पढ़ने चले गए, उसके बाद ये एक वैज्ञानिक की तरह भी एक्ट करने लग गए। तो जब भी अपनी खोज लोगों को बताई तो लोग समझ ही नहीं पाए कि ये आदमी है क्या, ये मास्टर है या फिर ये वैज्ञानिक है या विद्यार्थी है, और क्या है। और इनका जो काम था वो समय से काफी आगे था, समय से काफी आगे था। और समय से काफी आगे था उसका एग्जांपल ये सर ये हो गया ना कि ये अन्य बायोलॉजिस्ट को ले जाकर दिखा रहे हैं ये ऐसी मैथमेटिक्स होती है, a² + b² + 2ab ये रिजल्ट बनता है। तो भैया बायोलॉजी वाले को मैथमेटिक्स आप दिखाओगे, उनके पक्ष नहीं पाई ये बायो में मैथ की बात। बिल्कुल, तो बायो वाले को अगर मैथमेटिक्स की बात करोगे तो तोते तो उड़ने थे ना। और सबसे बड़ी बात है, चलो इनके दोस्त भी लोग अच्छे थे, वैज्ञानिक अच्छे थे, वो इनकी बात सुन भी लेते, लेकिन उस समय के वैज्ञानिक कहाँ इन्वॉल्व थे, डार्विन फेमस था। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने जो खोज की थी उसमें ये ओरिजिन ऑफ लाइफ जो था उसमें नेचुरल सिलेक्शन वाला वहां पर ये भी डार्विन फेमस था, तो सारे सब लोगों को जान उस तरफ। एग्जैक्टली। उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाए, वो ईयर आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, तो वही 1856 से 1863। उसके बाद इन्होंने एक मीटिंग में अपनी जितनी भी ये
खोज थी, इन खोज को पढ़ा और 1865 में इसको पब्लिश भी करवाया गया। और उसके बाद में अनरिकॉग्निशन टू हिज वर्क, बिना अपने काम को पहचान दिलाए इनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसा कब 1883 के दौरान जो है इनकी डेथ हो जाती है, ब्लैक यूरिन डिजीज। पहले आरपीएमटी में ये भी पूछते थे कि इनकी मृत्यु किसके कारण हुई। उसके 17 साल बाद, इनके काम को भैया किसी ने नहीं छेड़ा, उसके 17 साल बाद रीडिस्कवरी हुई मेंडलिज्म की। 3 वैज्ञानिक, और वो आपको याद रखना है, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिवरीज और वॉन शेनमार्क। ये आपको 1900 से पहले इनकी मौत हो। बिल्कुल। अब बात आती है कि वो रीडिस्कवरी क्यों कर पाई, तो उसका एक बेनिफिट ये मिला उनको कि इन्होंने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे ना, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा था। बिल्कुल, यानी इनकी सक्सेस का एक कारण ये भी था कि इन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया था। और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करने के लिए डेटा को उन्होंने मैथमेटिकल टूल्स को यूज किया था। बिल्कुल ठीक बात है, स्टैटिक्स वगैरह। यस, वो भी इनको काफी सक्सेस मिल पाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी इन्होंने काम में लिया है, तो उसकी वजह से जो भी रिजल्ट आ रहे थे उसको ये लगभग मान लिया करते हैं। जैसे अपन 3:1 रेशियो की बात करते हैं, वो एक्चुअल में रेशियो 2.81:1 ही आया था, तो इन्होंने मान लिया हाँ भाई लगभग ऐसा होता होगा, 2.813 में कन्वर्ट हो जाता होगा। तो चले, ये तो बहुत सारी हिस्ट्री है। सैंपल साइज काफी बड़ा था। हाँ, 10,000 के लगभग जो है इसको फिर कैलकुलेटिव वे में मैथमेटिकल अप्रोच से किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। सैंपल साइज बड़ा था तभी इनको प्रॉपर रिजल्ट का पता लगता है। जी। छोटा सैंपल साइज हो तो प्रॉपर रिजल्ट कंफर्म नहीं होता। एग्जैक्टली। तो नो डाउट एक पिक्चर बनाई जा सकती है जो अपने सम्माननीय मेंडल हैं उनके ऊपर, काफी इंटरेस्टिंग है। चले आगे, जिसने बनाई ग्रेगर जॉन मेंडल कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। बहुत बार बात कर ली है, 2018 नीट का क्वेश्चन है भैया, 7 साल तक किया, 1856 से 1863। चले आगे, नेक्स्ट जी सर। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और हमें जो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, और अपने को करेक्ट ऑप्शन देखना है। ठीक है। सबसे पहला है मेंडल एक्सपेरिमेंट हैड स्मॉल सैंपल साइज नहीं लार्ज सैंपल साइज। नेक्स्ट, इसका मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। सही बात है। फिर थर्ड है इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, ओके, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट ओवर द अदर। जैसे अपन हाइट के रेस्पेक्ट में, एग्जैक्टली ये चीज मैं भी लिखने वाला था। या कोई और भी हो सकता है। बिल्कुल। जब भी ये मोनो हाइब्रिड की बात आती है वही एग्जांपल सामने आता है। अपन राउंड की, ग्रीन की, ऐसी कोई बात नहीं करते, क्योंकि सबसे पहला प्रयोग ही मेंडल का यही था भैया, ठीक है। अब हम तो फॉलोवर हैं मेंडल के, आप भी फॉलोवर हैं साहब उनके, तो इसका मतलब ये भी सही हो गया, ठीक है। फिर a recessive parent trait is expressed only in its no hetero लिख दिया ना, हेटेरो, होमोजाइगस। बिल्कुल। अगर इस ट्रेट को एक्सप्रेस होना है ना, तो जरूरी है ये होमोजाइगस फॉर्म में ही होना चाहिए। हाँ, डोमिनेंट कैरेक्टर अगर है तो वो हेटेरो में भी हो सकता है, हेटेरो में भी और होमो में भी। बिल्कुल। डोमिनेंट ये भी टोल है और डोमिनेंट ये भी टोल है, हेटेरो में भी एक्सप्रेस हो रहा है, होमो में भी, लेकिन रिसेसिव केवल और केवल होमो में एक्सप्रेस होगा। जी सर, बिल्कुल। तो ये वाला भी गड़बड़ हो गया, ठीक है। टू एलील ऑफ ए जीन आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। बिल्कुल सही कहा भाई। हमारे अंदर 44 ऑटोसोम है, 22 पेयर। इसमें जैसे अपन फर्स्ट क्रोमोसोम पेयर की बात कर ले, होमोलोगस की एक पैटर्नल और एक मैटरनल है, इसी तरीके से बाकी के भी, ठीक बात है। मान लो उस फर्स्ट पैटर्नल पे कोई एक किसी पर्टिकुलर लोकस के ऊपर कोई जीन है, तो वैसा का वैसा उसी लोकस पे मैटरनल पे भी होगा। ठीक बात, ठीक। वही उसका उन्हीं को एलील अपन कह देते हैं, क्योंकि ऑटोसोम के ऊपर जो जीन पाई जाती है उनमें डिफरेंसेस नहीं देखा जाता है मेल और फीमेल के रेस्पेक्ट में, क्यों? और ये जो डिफरेंसेस आएंगे ये एक्चुअल में डिफरेंशियल रीजन जो बनेगा सेक्स क्रोमोसोम का, उस डिफरेंशियल रीजन पर इन जीन की प्रेजेंस देखी जाती है। जैसे होलेंड्रिक जीन की अपन बात कर लेते हैं, वो केवल वाई पे है, केवल वाई पे पाई जाती है, क्यों? तो अपने को करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट अपना ये चला जाएगा। पहला गलत है, पहला गलत और चौथा गलत है, तो 135 और 135 ऑप्शन कौन सा चला गया? ऑप्शन नंबर करेक्ट पूछ रहा था क्या? हाँ, वो देखो आपने गोला भी लगाया। करेक्ट में अपना कौन सा हो गया? एक तो सेकंड, एक मिनट सॉरी, सेकंड और थर्ड और फिफ्थ। सेकंड, थर्ड, फिफ्थ का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो। क्यों? चलो क्वेश्चन नंबर 11, टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन। हाँ जी, यहाँ पर एक चीज याद रख लेना, टेस्ट क्रॉस से पहले मैं बैक क्रॉस के बारे में बात कर देता हूँ आपको। क्यों? तो ये थे सर, अगर ये क्रॉस करवाया जाता है, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी करवाया था, तो F1 जो अपने को ऑब्टेन्ड हुआ वो F1 ये वाला आ गया। जी। अब ये जो F1 है,
इस F1 को आइदर ऑफ द पेरेंट से क्रॉस करवाया जाता है, ये क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। बैक का मतलब है F1 आ गया, उसके पीछे के जो पेरेंट्स हैं उनसे ही वापस से इसकी क्रॉसिंग, ह्यूमन के केस में नहीं, ऐसा प्लांट के केस में देखने को मिलता है। और अगर F1 हाइब्रिड का क्रॉस रिसेसिव, डबल रिसेसिव से करवाया जाता है, ये तो क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और अगर F1 का क्रॉस किससे करवा दिया? डोमिनेंट पेरेंट के साथ में, ये तो ये आउट क्रॉस, तो ये आउट क्रॉस बन जाएगा। तो आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस आर टू टाइप ऑफ बैक क्रॉस। बैक क्रॉस बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही बैक क्रॉस हो गए। और यहाँ पे ये जो F1 प्रोजेनी आई है, अब इसका फिनोटाइप तो कोई डोमिनेंट वाला है इसकी तरह है, लेकिन जैसे हाइट के रेस्पेक्ट में बात कर लें कि ये इसकी तरह टॉल है, लेकिन ये टॉल किस वजह से? क्योंकि फिजिकली देख के तो बता नहीं सकते। ठीक बात है। अब ये टॉल होमोजाइगस डोमिनेंट की वजह से भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इस का जो जीनोटाइप है वो क्या है? बिल्कुल। तो उसके जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए इसका बैक क्रॉस किया जाता है, जिसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और अगर ये हेट्रोजाइगस है तो रेशियो जो है वो 1:1 आ जाएगा। और अगर होमोजाइगस है तो सारे के सारे कैसे आ जाएंगे? टॉल आ जाएंगे फिर। क्योंकि अगर ये होमोजाइगस होता, इसका मतलब है ये क्रॉस अगर करवाता मैं, तो सारे के सारे फिर मेरे को क्या मिलने थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला जो केस मिला यही मिलने थे। तो 100% अगर डोमिनेंट आते हैं, इसका मतलब अननोन जीनोटाइप वाला इंडिविजुअल कैसा रहा था? होमोजाइगस डोमिनेंट। और अगर रेशियो 1:1 आ जाता है, जो यतिन सर ने अभी कर आपको बताया है, तो ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि अननोन जीनोटाइप वाला इंडिविजुअल कैसा रहा होगा? हेट्रोजाइगस केस रहा होगा। अच्छा, ये जैसे मोनो हाइब्रिड के लिए हो गया, इसी को अपन डाई हाइब्रिड के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं। बिल्कुल। कि जैसे अपन वो येलो कलर के रेस्पेक्ट में अगर ले लें, ठीक है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी को क्रॉस करा देंगे तो 1:1 हो जाएगा। क्यों? बिल्कुल। और एक और चीज याद रखें, मोनो हाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 आता है, डाई हाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 आता है। और अगर ये तीन सर यहाँ लिंकेज पाया गया होता, तो फिर जो डाई हाइब्रिड के रेशियो है वो मोनो हाइब्रिड के जैसे बिहेव करते हैं। अगर लिंकेज पाया जाता तब की बात है। तो लिंकेज अगर पाया जाता इन जीन में, तो फिर ऐसा ये डाई हाइब्रिड का ये जो टेस्ट क्रॉस यहाँ पर करवाए गए हैं, उसका फिर टेस्ट क्रॉस रेशियो कितना आता है? 1:1 आता। एक ही चीज याद रखनी है, अगर लिंकेज पाया जा रहा है तो डाई हाइब्रिड के जो टेस्ट क्रॉस रेशियो आएंगे वो मोनो हाइब्रिड के जैसे, डाई हाइब्रिड का जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो मोनो हाइब्रिड के जैसा, डाई हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो आएगा लिंकेज की वजह से वो किस में हो जाएगा? मोनो हाइब्रिड के जैसा। बाकी जब अपन लिंकेज डिस्कस करेंगे तो ये चीज और इनकी क्लियर बिल्कुल आगे आ जाएगी। तो आपने को टेस्ट क्रॉस की बात करनी है। टेस्ट क्रॉस का मतलब हाइब्रिड का रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉसिंग करवाना है। क्यों? और आइदर कोई भी पेरेंट हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी, लेकिन रिसेसिव होना चाहिए। रिसेसिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जी सर। ओके, तो ये पनेट स्क्वायर के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है कि इन्होंने डेवलप किया है, तो सीधा बच्चे इसको याद रख सकते हैं। तो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है इसको, तो याद रखना है भैया। ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट के हैं कौन? रेगिनाल्ड सी पुन्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए कॉमन टेस्ट टू फाइंड जीनोटाइप ऑफ ए हाइब्रिड। अभी बैक क्रॉस में टेस्ट क्रॉस, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज मिस्टेक रखी है। एक टेस्ट क्रॉस टू फाइंड जीनोटाइप ऑफ ए हाइब्रिड, ये एक्चुअल में होना चाहिए था कि अननोन जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल का जीनोटाइप अपने को पता करना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? टेस्ट क्रॉस किया जाता है। बाकी यहाँ पे बच्चे भाई अंडरस्टूड समझ सकते हैं कि हाइब्रिड मतलब F1 की बात हो रही है। बिल्कुल। तो क्रॉसिंग ऑफ वन F1 प्रोजेनी विद मेल पेरेंट। अब मेल पेरेंट भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, दोनों ही बातें आगे जाना पड़ेगा। क्रॉसिंग ऑफ वन F2 प्रोजेनी विद मेल पेरेंट। अब F2 में तो काफी सारी है। हाँ, F2 में तो F जैसे F2 में तो ये भी F2 है, F2 में तो ये भी F2 है, जो दो वाले थे F2 में तो ये भी F2 है, इसलिए ये तो मतलब ही नहीं है। तो F2 के रेस्पेक्ट में तो नहीं जाएगा। स्टडी द सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ F1 प्रोजेनी, इसके बिहेवियर को देखने के लिए इस प्रकार का कोई क्रॉस नहीं है। तो फिर अपने को ये जो मेल पेरेंट यहाँ पर लिया गया है ना, इसको अपने को क्या अज्यूम करना है? ये रिसेसिव पेरेंट है। जी, मतलब आइदर पेरेंट अगर कोई एक दे दिया तो इसका मतलब वो डबल रिसेसिव, वो मानना पड़ेगा आपको। तो करेक्ट ऑप्शन 1 चला जाएगा। क्यों? जी। नेक्स्ट 14, okay, two crosses between the same pair of genotype or phenotype in which the source of gamete are reversed in one cross। अभी पीछे भी बात कर चुके थे। और ये जो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का पता लगाने के लिए रेसिप्रोकल क्रॉस हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो आंसर सेकंड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जीन फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट आर जनरली लोकेटेड इन। वैसे तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आगे चलकर आपको क्वेश्चन के थ्रू ही, क्वेश्चन के माध्यम से बताया भी जाएगा, आगे अच्छा टॉपिक आएगा। बिल्कुल। लेकिन ये यहाँ पर फिर भी आपको बता दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की जीन कहाँ पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है। मतलब सुनील जी,
साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है फीमेल के अंदर जी, और उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई जीन है रिसेसिव फॉर्म में और वो एग के साथ जब मूव करता है आगे और पोलन ग्रेन से जी, फर्टिलाइज जी, जी, तो उससे जो जाइगोट और बाद में उससे जो मेल प्लांट बनता है वहां पे ये उसका स्टेबिलिटी मतलब आएगी, उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी उसमें ना? स्टेबिलिटी जी। आएगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्वेश्चन नंबर Okay. 16 जी सर। यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट क्रोमोसोम आर एसोसिएटेड विद मेंडेलियन कैरेक्टर बिलोंगे मतलब कुछ कैरेक्टर दे दिए हैं बिल्कुल और हमें उन 4 क्रोमोसोम में पता करना कि ये बिल्कुल बिल्कुल कितने से लेके बिल्कुल। तो स्टेम हाइट यतीन्द्र सर, तो स्टेम चौथे पे? हाइट फोर्थ फ्लोवर कलर की अगर बात करें तो ये पहले पे हो जाएगा। पोड की शेप की अगर बात करें तो फोर्थ पर हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा फ्लोवर पोजीशन की अगर ये बात भी करें fourth हो फोर्थ पर हो जाएगा। इसका मतलब अपना तो क्रोमोसोम चौथा और पहला ही आ रहा है, तो दो क्रोमोसोम दो ही क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम का मतलब ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट चला जाएगा। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी वर सिलेक्टेड बाय मेंडल। अब यहाँ पर डायरेक्ट पूछ रखा है, ना तो जोड़े की बात कर रहा है और डायरेक्ट पूछ रहा है, इसका मतलब अपने को 14 बताना है। ठीक है, पेयर की अगर बात करता तो 7 पेयर की बात कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जी सर। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज है ना, तो यहाँ पे जैसे हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दोनों को एक साथ दे दिया है जी, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फिनोमेना है जो इस प्रोसेस से हो रहा है बिल्कुल तो इस रेस्पेक्ट में अपन लोग जो है वो यहाँ पे बिल्कुल। तो इन्होंने कहीं भी नहीं बोला प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक, अगर ये बोल देता तो फिर अपना आंसर इनहेरिटेंस ले जाता, या मैकेनिज्म की बात कर मैकेनिज्म की बात कर लेता। ये तो सिंपली कह रहा है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो है वो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस देखी जा रही है भैया, और ये कैरेक्टर का ट्रांसमिशन ये क्या कहलाता है, ये हेरिडिटी कहलाती है। क्यों? ये तो सिर्फ ब्लेंडिंग दे रखा है यहाँ पर, एक सम्मिश्रण मतलब जैसे मिक्सिंग ऑफ जैसे कोई एक पोल है और एक ड्वार्फ है ना, जैसे आगे चलकर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बताएंगे इनको ब्लेंडिंग। और फिर भी यहाँ पे अपन जैसे अगर देखें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जी कि दो प्योर वैरायटी है एक कैरेक्टर के लिए, हाँ हाँ, एक टॉल और एक ड्वार्फ है, उनमें क्रॉस से जो F1 आया जो कि टॉल ही है, हालांकि वो हाइब्रिड है क्योंकि अपन ने इनिशियल पेरेंट जो है वो प्योर लिए हैं। तो अब जो F1 है उसमें फिर सेल्फिंग की तो उसमें जो F2 आया तो उसके अंदर फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आ गया बिल्कुल, और वो 3:1 जो आया उसमें 1 जो है वो फिर ड्वार्फ है। इसका मतलब जो 1 फिर ड्वार्फ आया उसकी मिक्सिंग F1 में हुई, वो जीन वैसे के वैसे हैं। बिल्कुल। तो जो रिजल्ट बनेंगे इसके मोनो हाइब्रिड के, उसमें ये बात भी कही जाती है कि ये जो एलील आई है ना आइदर ऑफ द पेरेंट से, ये ब्लेंड नहीं होती है, मतलब ये आपस में मिक्सिंग नहीं करती है। अगर ये मिक्स कर जाती तो नो डाउट यहाँ पर ये अपने को देखने को नहीं मिलता फिर। जी भाई, जीन जो सबसे छोटी यूनिट है अपन कह सकते हैं, उन्हीं का एक ऑर्डर मिलकर के वो डीएनए बना लेता है। ठीक बात है। और डीएनए जो है वो कुछ हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर के क्रोमेटिन की फॉर्म में बनता है। मतलब क्रोमेटिन में तो हिस्टोन और डीएनए मिलकर बनाता है और फिर वो क्रोमोसोम में अरेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्रोमोसोम में उस क्रोमेटिन की नॉन हिस्टोन प्रोटीन हेल्प भी करते हैं पैकेजिंग। नो डाउट, ये जो बात यतीन्द्र सर बता रहे हैं ये और भी बेटर एक्सप्लेन करेंगे हमारे सर्वेश सर। क्यों? तो सर्वेश सर का डिपार्टमेंट है ये, तो मुगरे। और फिर एक चीज और बता दें कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है तो उस होमोलोगस क्रोमोसोम में एक पैटर्नल हो गया और एक मैटरनल कहला गया, और उसकी कोई पर्टिकुलर साइट होगी इसके ऊपर कोई जीन है ना, वो डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी, तो वो लोकस हो गया। ठीक बात है। तो जो एक जीन के दोनों एलील हैं वो समान लोकस पे होते हैं, सेम लोकस, होमोलोगस क्रोमोसोम। और अगर मल्टीपल एलील भी हैं तब भी लोकस सेम ही रहेगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जी? चले क्वेश्चन नंबर 19, हु कॉइन्ड द टर्म एलील? डायरेक्ट है, बेटसन याद रखना बस। 20 जी सर। All trait can express themselves in heterozygous condition except, इसका मतलब हमें डोमिनेंट देखना है, रिसेसिव देखना है। एक मिनट में, all trait can express themselves in heterozygous except, ओके, यानी heterozygous और homozygous दोनों के अंदर डोमिनेंट एक्सप्रेस हो सकता है। होमोजाइगस कंडीशन अगर होती है तो डोमिनेंट अगर है तो वो तो होमो में भी है हेटेरो में भी है, लेकिन अगर रिसेसिव है तो रिसेसिव तो केवल होमो में ही होगा। तो अपने को ये देखना कि हेटेरोजाइगस कंडीशन किसको छोड़कर है, तो अपने को रिसेसिव बताना है। अपने को टॉल डोमिनेंट है, वॉलेट डोमिनेंट है, एक्सियल डोमिनेंट है, व्रिंकल्ड शेड राउंड शेड डोमिनेट होता है, इसके ऊपर रिंकल्ड के ऊपर आंसर कौन सा चला जाएगा अपना? क्यों? क्योंकि ये केवल होमोजाइगस कंडीशन, ये होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस होगा और इसका एक्सप्रेसिव जो फॉर्म बनेगी वो स्मॉल आर कहलाएगी। ठीक है, एक्चुअल में ये जो नोटेशन दिया जाता है
ये डोमिनेंट का जो फर्स्ट अल्फा वेट होता है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे हाइट के अकॉर्डिंग ये सर बात कर लें तो इसमें डोमिनेंट टॉल बन गया, तो टॉल के लिए तो ये बोल दिया अपन ने, और रिसेसिव के लिए इसका स्मॉल फॉर्म कह देंगे। वॉयलेट के लिए जैसे कैपिटल वी बन जाएगा, और जो व्हाइट है उसके लिए स्मॉल वी बन जाएगा। क्यों जी? तो इस प्रकार से ये इनका नोटेशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा जो इनहेरिटेंस क्या है, वो प्रोसेस है जो किसको डिफाइन कर रहा है, हेरिडिटी को डिफाइन कर रहा है, जिसमें कैरेक्टर जो है वो पेरेंट से प्रोजेनी में पहुंच रहे हैं। तो प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू दी प्रोजेनी। ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन ये चला जाएगा। पर अगर डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर, ये वेरिएशन है। डिग्री बाय प्रोजेनी सिमिलर टू देयर पेरेंट, नहीं सिमिलरिटी नहीं, वेरिएशन में तो डिफरेंस की बात की जाती है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो तो कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस उनकी बात आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 जी सर, हाउ मेनी टाइप ऑफ फिनोटाइप विल बी प्रोड्यूस्ड इन ए क्रॉस इन्वॉल्विंग द जीनोटाइप। यहाँ पे आप अगर हम लोग देखें तो ये जो जीनोटाइप है ये बिल्कुल इसकी तरह है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर सेल्फिंग हो रही है, सेल्फिंग हो रही है। और यहाँ पे फिनोटाइप के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो 2 की पावर n का फॉर्मूला बच्चों को लगाना है। जब भी सेल्फिंग होगी जी तब ये फॉर्मूला आपको काम मिलेगा सेल्फिंग में, जिसमें दोनों का फिनोटाइप मतलब जीनोटाइप एक होना चाहिए। एंड हियर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगोट कौन है, यहाँ पर ब्लैक कलर चेंज कर लेते हैं जी। हेटेरोजाइगोट ये इतने सर, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 हेटेरोजाइगोट हैं। 2 की पावर n बोला है, 2 की पावर 3 बोला है, बोले तो 2 into 2 into 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितने आ जाएंगे फिनो, कितने सर 8 आ जाएंगे। और यही अगर गैमेट पूछ ले तो वही 2 की पावर n ही सेम है जी। और यही जीनोटाइप अगर पूछ लेता तो 3 की पावर n हो जाता। यही पॉसिबिलिटी ऑफ जाइगोट कंडीशन अगर पूछ लेता तो 4 की पावर n, गैमेट का स्क्वायर या 4 की पावर n डायरेक्ट भी याद है जी। क्यों? तो इनको बच्चों को एक बार बता देते हैं, इसका आंसर तो अपना वो चला ही गया। बाकी हाँ ये एक बार लिख दीजिए तो बच्चे याद नोट कर। सेल्फिंग का केस होना जरूरी है, ठीक है जी। और गैमेट की अगर बात करें, पॉसिबिलिटी ऑफ गैमेट 2 की पावर n, फिनो की अगर बात करें 2 की पावर n जी, जीनो की अगर बात करें 3 की पावर n, और जाइगोटिक कंडीशन की अगर बात करें तो गैमेट का स्क्वायर कर दो या डायरेक्ट 4 की पावर n कर दो। हियर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। ठीक है बच्चों, तो ये अपना इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली सोल्व आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, यानी ये फॉर्मूला जो है वो मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड में बच्चे याद रख सकते हैं। मोनो, बाकी आगे कुछ और फॉर्मूलाज आएंगे जो टॉपिक के अकॉर्डिंग बता देंगे। सही कहा आपने। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिफरेंट क्रोमोसोम, ये सेम ही पैटर्न पर रिपीट हो रहा है, फिर भी चलो बता देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। पहले की बात करेंगे तेंद्र सर, तो पहला तो अपना हो जाएगा स्टेम हाइट, तो फोर्थ दे दे जी। फ्लावर कलर फर्स्ट, पोड शेप फोर्थ हो जाएगा, पोड कलर 5 हो जाएगा। फ्लोर की पोजीशन की बात कर रहे हैं तो ये फोर्थ हो जाएगा। इसका मतलब है 4 1 3 5, 3 क्रोमोसोम का मतलब ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। वो जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इंफॉर्मेशन बताई ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट 24 जी सर, व्हिच पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट आउटक्रॉस, ओके मतलब हेटेरोजाइगस को होमोजाइगस डोमिनेंट से। बिल्कुल ठीक बात है, तो हेटेरो का होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। ठीक है, अगर ये सर मैं ऑप्शन नंबर 2 के बारे में आपको वन वर्ड बोलने के लिए बताऊं तो इसके लिए हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, यानी ये दोनों बैक क्रॉस हैं। हाँ, बैक क्रॉस के अंदर ये तो हो जाएगा टेस्ट क्रॉस और ये हो जाएगा आउट क्रॉस। बिल्कुल ठीक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ओके, इमैस्कुलेशन ऑफ फ्लावर इज डन व्हेन। हाँ भाई, इमैस्कुलेशन में बाइसेक्सुअल फ्लावर से किसको रिमूव आउट किया जाता है? मेल पार्ट को, एंथर को रिमूव आउट किया जाता है। लेकिन वो रिमूव आउट कब किया जाता है? उसके मैच्योरेशन से पहले किया जाता है, वरना वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। वरना तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकना चाहिए, तो उसी को रोकना पर्पस है। बिल्कुल। तो स्टिग्मा की बात तो करनी नहीं है जी। स्टेमन आर इमेच्योर होते हैं, उसी समय इनको रिमूव आउट कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। नेक्स्ट 26 जी सर, gametes are never hybrid. This is a statement of law of, कि किस लॉ का ये स्टेटमेंट है? इसका मतलब है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बिल्कुल, जिसके दौरान गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम अलग-अलग होते हैं ना जी। अगर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ से ये दिन सर जब भी गेमेट बनेगा तो नो डाउट ये गेमेट तो ये बनेगा, उसे गेमेट ये बनेगा। तो ये गेमेट जो है ये कभी भी मिक्सअप नहीं होते हैं। ये कैसे कहलाते हैं? ये कैसे कहलाएंगे? हाइब्रिड फॉर्म जो है, यानी अपन कह सकते हैं कि गेमेट हमेशा प्योर है, गेमेट ऑलवेज प्योर है। ठीक है, और ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनता है ये विदाउट एनी एक्सेप्शन है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। अगर मतलब लिंकेज नहीं है, लिंकेज नहीं है तो
ये बात आपको जरूर याद यानी रखनी है। डोमिनेंस हो गया, इसके अलावा सेग्रीगेशन हो गया, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस से related। डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड हो जाएगा। क्यों? हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जितेंद्र सर। जी। क्वेश्चन नंबर 27 जी। Gene controlling 7 trait in P studied by Mendel were actually located on, है ना? जी कि जो 7 करेक्टर की स्टडी की थी, उनके जीन कहाँ हैं, तो अपन ने बता चुके हैं बच्चों। बिल्कुल, 4 क्रोमोसोम हैं, 4 क्रोमोसोम है। इनमें कुछ करेक्टर के जीन एक ही क्रोमोसोम पे, और कुछ करेक्टर ऐसे भी हैं जो अलग से एक क्रोमोसोम पे अलग होते से हैं, एक जैसे 5वें पे और 7वें पे, 7वें पे, और पहला पहले पे 2 है और चौथे पे 3 है। एक से ज्यादा है ना। बिल्कुल, तो आंसर इसका 4 क्रोमोसोम चला जाएगा। नेक्स्ट 28 रहेगा। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो लोरेंस के द्वारा डिस्कवर किया गया। आगे आएगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पर डाला है इसको। नेक्स्ट 29। Which of the following is not correct regarding Mendel experiment? Character dominant recessive, okay. जी, Form of seed, ground or vertical dominant recessive है। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। Height tall and dwarf भी है। डोमिनेंट रिसेसिव है। Flower position axial terminal है। डोमिनेंट रिसेसिव है। Pod color जो है वो ग्रीन येलो होना चाहिए था। ग्रीन और येलो, हाँ बिल्कुल, तो ये रिसेसिव डोमिनेंट हो गया। ये रिसेसिव डोमिनेंट हो गया। आंसर भी अपना यही चला जाएगा। नेक्स्ट 30। यूजेनिक्स इज, हाँ भाई, यूजेनिक्स की अगर बात करें तो ह्यूमन रेस का इंप्रूवमेंट है। बाय इंप्रूवमेंट इन किसमें? जेनेटिक्स में। जी जी, इसका मतलब कि कोई जेनेटिक डिजीज है तो जी। जैसे जीन थेरेपी कर दी जाए हम्म, तो उसके अंदर फिर जो है इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इंप्रूवमेंट किया भाई जा कोई डिजीज है जैसे स्किड डिजीज है, स्किड, हम्म, इसमें एडीए जीन जो उसकी जी, जी। कमी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जीन थेरेपी से जो ह्यूमन का जो मेटाबॉलिक जो भी डिसऑर्डर हुआ है, जैसे सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी, जिसमें बी और टी लिम्फोसाइट एग्जैक्टली डेवलप नहीं हो पाती, तो वो क्योर हो जाता है। जी जी जी, है ना, तो वैसा ही कुछ इसके अंदर किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो करेक्ट ऑप्शन अपना फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट चला जाएगा जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। सेलेक्ट वन वर्ड फॉर स्टेटमेंट, ओके, कुछ स्टेटमेंट दिए जी। और हमने इसको एक वर्ड के अंदर रिप्रेजेंट करना है। इफ F1 रिजेंबल बोथ द पेरेंट, मतलब कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस की बात कर रहे हैं, तो ए के लिए को होना चाहिए। जी सर। If F1 did not resemble either of the two parent and was in between the two, है ना, तो बिल्कुल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये इनकम्प्लीट होना चाहिए। ठीक है। एंड जो सी है, इफ F1 रिजेंबल either of the two parent, कि किसी में से दो में से कोई एक जैसा हो, इसका मतलब डोमिनेंस है, वो डोमिनेंसी है जी। तो सी रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंसी। अब पहला कह रहा है सी डोमिनेंसी है, सही है। बी को डोमिनेंस है, बी तो इनकम्प्लीट है, ये गलत है। अगली बात, ए डोमिनेंस है, ए तो को डोमिनेंस है, ये गलत हो गया। बी डोमिनेंस है, बी तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। सी डोमिनेंसी है, ए को डोमिनेंस है जी। और बी जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। मतलब तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। द जीनोटाइप ऑफ फादर एंड चाइल्ड आर, ये बता रखा है, अमंग द ब्लड टाइप ऑफ मदर हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल। तो सिंपली यतींद्र सर, ये अपन ये मोनो हाइब्रिड की तरह ही इसको ट्रीट करेंगे। यहाँ फादर की बात कर रहे हैं ये, और फादर का जीनोटाइप बता रखा है स्मॉल आई और कैपिटल आई ए, सुपरस्क्रिप्ट में ये ए हो जाएगा। बच्चे का बता रखा है आई ए और स्मॉल आई, क्यों? यही है ना जी। जी। तो अब अपन बात करते हैं कि मदर का कौन कौन सा रहा होगा। चलो अपन माने कि मदर का ए बी और ओ ये रहा होगा, 4 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी अभी थोड़ा सा मैं डिटेल में करके बता रहा हूँ, नहीं फिर आगे चलकर डायरेक्ट करेंगे इसको। आई ए आई बी, आई ए ये कंडीशन, और आई ए स्मॉल आई, ये 2 जीनों बनते हैं इसके 2 जीनों की अगर बात करें तो आई बी ये बनता है, और आई बी स्मॉल आई ये पेंसिल ये बन जाएगा। इसके लिए आई ए और आई बी ये बन जाएगा। इसके लिए एक ही जीनो बनेगा, कौन सा? आई स्मॉल आई स्मॉल आई, आई जीरो ये वाली कंडीशन, क्योंकि जो आई ए और आई बी जो जीन है वो डोमिनेंट है, वहाँ कोडोमिनेंसी शो करेंगे। ये दोनों ही एक साथ अगर आती हैं तो आई और आई बी आने पर स्मॉल आई वो रिसेसिव। बिल्कुल। तो ब्लड ग्रुप जो है वो कितनी एलील के द्वारा? 3 एलील के द्वारा कंट्रोल्ड हो रहा है, आई ए के द्वारा, आई बी के द्वारा और स्मॉल। यानी ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कोडोमिनेंसी भी दिखा रहा है और डोमिनेंसी भी दिखा ये रहा है। नीट में आया हुआ, बिल्कुल नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी।
तो अब अपने को देखना है, अगर बच्चे का ये है तो माना कि आई ए यहाँ से आया होगा जी, तो स्मॉल आई कहाँ से आ सकता है? यहाँ से ही आ सकता है। पहले अपन इसका हाँ, कंफर्म चलो कर लेते ठीक है। हैं, इसमें आ सकता है बिल्कुल, तो ये जीनोटाइप पॉसिबल हो सकता है जी, इसका। जी। चलो मान लिया स्मॉल आई यहाँ से आया है तो आई ए कहाँ से आया होगा? यहाँ से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। ये भी तो possible ब्लड ग्रुप भी पॉसिबल है फिनो के रूप में, दोनों जीनो भी पॉसिबल है। possible है। अब अपन बी की बात कर लेते हैं, अगर मैं आई भी लेता हूँ ये तो वाली फिर condition- यहाँ पर आई भी आएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये बी तो हो सकता है लेकिन इस वजह से नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वाला जो कंडीशन है ये अपनी रॉन्ग बन जाएगी। जी, अब अगर ये वाली ले लें यतींद्र सर, जी। तो माना कि आई ए तो यहाँ से आ गया तो ये वाला, लेकिन स्मॉल आई यहाँ से आ जाएगा, इसका मतलब है बी ब्लड ग्रुप तो पॉसिबल है, लेकिन जीनोटाइप केवल ये होगा। जीनोटाइप केवल एक पॉसिबल है। बिल्कुल। ए बी की अगर बात करें तो माना कि आई ए तो यहाँ से आ गया हम्म, लेकिन स्मॉल आई यहाँ से आ सकता है, इसका मतलब इसका ए भी पॉसिबल है फिनोटाइप के रूप में और ये जीनो भी पॉसिबल है। हम्म, अगर आई जीरो यहाँ से आया स्मॉल आई तो आई ए यहाँ से आ सकता है, ये पॉसिबल है। ये तो कितने फिनो, चारों ही फिनो पॉसिबल है, लेकिन जीनो कितने पॉसिबल है? 1 2 3 4 5, तो 4 जीनो 5 फिनो, 4 फिनो 5 जीनो। जी, ऐसा कहाँ आ रहा है? 5 जीनो 4 फिनो, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट चला रहा है। क्यों? बिल्कुल। आगे अपन डायरेक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में बताना था मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। जी सर। Mendel proposed law of dominance and law of segregation based on his observation। तो अभी बात की थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उन पे ये बेस्ड है। ठीक बात है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अगर बात कर लेता तो डाई हाइब्रिड के ऊपर चला जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड द इनकरेक्ट मैच गैमेट प्योर फॉर ए ट्रेट होते हैं, सही बात है, क्योंकि वो हैप्लॉइड होते हैं। बिल्कुल। कोडोमिनेंस फ्लोर कलर इन स्नैपड्रैगन, नहीं एंटीरियर मेजर्स की अगर बात करें वहां पर इनकम्प्लीट होता है, तो ये इनकम्प्लीट का है। बिल्कुल यहाँ पर इनकम्प्लीट होना चाहिए था। अगली बात, तो ये क्या हो गया अपना? रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट पूछे, आंसर नंबर 2 चला जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं। रिसेसिव जीन, एक्सप्रेस जीन, होमोजाइगस, बहुत बार बात कर ली, बिल्कुल सही बात है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कार्ल लॉरेंस ने बताया है, ये बात भी और सही ये है। भी जो है इन्हीं से रिलेटेड था ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। नेक्स्ट 35। ओके, तो यहाँ पे जो है दिया है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ओके, और वो हेट्रोजाइगस है, और कितने लोकस के लिए? 4 के लिए। 4 लोकस के लिए एंड इक्वल टू, जी, यानी ऐसी कंडीशन बता सकते हैं अपन बिल्कुल सही कहा आपने कि वो डिप्लॉयड है और 4 लोकाई के लिए वो हेट्रोजाइगस है। ठीक है। फिर पूछा क्या? हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट? तो वही 2 की पावर n वाला फॉर्मूला बिल्कुल बच्चे लगा सकते हैं। और ये वाला जो है तो 2 की पावर 4 आप करते हो तो 2 into 2 into 2 into 2, तो 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, करेक्ट आंसर थर्ड अपना चला जाएगा। यहाँ ये याद रखना, होमोजाइगस फॉर 3 लोकाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। उसके लिए अगर देखें तो वो जो है ऐसे लिख सकता है 3 के लिए हाँ E F आ जाएगा, हाँ जो भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेट्रोजाइगस देखना है। हेट्रोजाइगस ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, n इक्वल टू 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आ जाएगा। जी सर। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं सुनील जी, और इसमें हमें इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको फाइंड आउट। ठीक है। और ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट, सारे एनसीईआरटी के चारों। तो यहाँ पे द जीनोटाइपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, सही है, बट सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ रिसेसिव, डोमिनेंट होना चाहिए था यहाँ। डोमिनेंट जो है उसको अगर देख के तो ये पॉसिबल है, लेकिन रिसेसिव को अगर देख लिया जाए तो उससे फिर ये नहीं हो पाएगा कि इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन। भाई अगर रिसेसिव फिनोटाइप देखा जा रहा है, बिल्कुल, वो ड्वार्फ है, तो वो इसी कंडीशन में हो सकता है, तो जीनोटाइप का पता लग गया। बिल्कुल जीनोटाइप। लेकिन डोमिनेंट होता तो जीनोटाइप का पता नहीं लगाया जा सकता, नहीं लग सकता। तो एनसीईआरटी की लाइन है उस रिसेसिव की वजह से गलत हो गई। ठीक बात है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे एक रेशियो दिया है 1/4, 1/2 और 1/4 वाला। बिल्कुल। और इन पर्टिकुलर जीनोटाइप के लिए और लिखा है कि इज मैथमेटिकली कंडेंसेबल टू फॉर्म ऑफ द बाइनोमिनल एक्सप्रेशन, है ना, ax plus by का स्क्वायर that has the gamete bearing gene t and small t in equal frequency 1/2। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट। बिल्कुल। a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको एक्सपेंशन किया गया है, जो हो जाएगा ये वाला करेक्ट है। फिर थर्ड के अंदर कि बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस, ओके, मेंडल प्रपोज 2 रूल दैट आर कलेक्टली प्रिंसिपल लॉ ऑफ डोमिनेंस। नहीं, ये मोनो हाइब्रिड वाला है, बिल्कुल बिल्कुल, तो इस वजह से डाई हाइब्रिड की जगह मोनो होना चाहिए था यहाँ पर। और डी
If in test cross all progeny show dominant trait, then unknown parent should be homozygous. होमोजाइगस होना चाहिए। हाँ? ठीक बात है। भाई अगर 1:1 होता हाँ। या मोनो के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल। डाई के लिए 1:1:1 तब वो हो जाता है ना, तो जी, ये वाला जी। भी गड़बड़ हो गया। ये यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट होना चाहिए था, क्योंकि सारी प्रोजेनी क्या शो कर रही है, डोमिनेंट ट्रेट शो कर रही है। इसका मतलब है एक्चुअली ये क्या रहा होगा, टीटी का क्रॉस किससे करवाया गया होगा, स्मॉल टी से, तब जाकर कैपिटल टी स्मॉल टी सारे डोमिनेंट आए होंगे। बिल्कुल। और जो लास्ट है एबीओ ब्लड ग्रुप के रेस्पेक्ट में कि इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 एलील IA, IB, स्मॉल i, IA और IB प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर। ओके, और I स्मॉल i जो वो कोई शुगर नहीं बनाता है, क्योंकि वो रिसेसिव और वो एंजाइम नहीं बनाता है। एंजाइम नहीं बनाएगा। IA और IB जो पर्टिकुलर एंजाइम बनाते हैं जो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन को ऐड करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ओके, तो इसका मतलब है कि EB राइट हो गया, ये भी सही हो गया जी। आपने पूछा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग अपना पहला इनकरेक्ट चला गया, ठीक है, और उसके बाद ये तो सर सी इनकरेक्ट हो गया और डी, इसका मतलब ACD ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ये इसके नीचे देखना पड़ेगा भैया, बिल्कुल इसके नीचे छुपा हुआ है ACD। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा, आ जाओ। द नंबर ऑफ जीनोटाइप प्रोड्यूस्ड व्हेन इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप, इसका मतलब n = 3 दे रखा है अपने को, क्रॉस्ड विद ईच अदर, सेल्फिंग करवा रहे हैं अपने को, तो n = कितना हो गया, 3 हो गया। और जीनो की अगर बात करें तो जीनो के लिए क्या आ जाता है, 3 की पावर n आ जाता है, 3 की पावर 3 का मतलब 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 7 चलेगा। नेक्स्ट 38 जी सर। इन ए pea plant yellow seed are dominant to green, बिल्कुल ठीक है, heterozygous yellow है ना, seed plant is crossed with a green seed plant, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो कंडीशन है, टेस्ट क्रॉस हो गए, टेस्ट क्रॉस हो गया, तो लिखा है कि व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट इन F1 जनरेशन, F1 के लिए क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, 1:1 आ जाएगा जी। क्यों? टेस्ट क्रॉस हो गया 1:1, इसका मतलब 1:1 के लिए 15:15 भाई रेशियो है, ये 30 इंडिविजुअल है तो 15 अलग होंगे और 15 अलग होंगे। बिल्कुल ठीक है, येलो और ग्रीन, बिल्कुल। तो 15 येलो हो जाएंगे, 15 ही ग्रीन हो जाएंगे। हेटेरोजाइगस का रिसेसिव से क्रॉस करवाया है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है, देखते ही पता लग गया और टेस्ट क्रॉस आया, इसका मतलब 1:1 रेशियो डायरेक्ट देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 39, इफ 2 pea plant having red colored flower with unknown genotype are crossed, ठीक है जी, 75% ऑफ फ्लावर बद। अब क्या कह रहा है, 2 pea plant है और कैसे हैं, अननोन जीनोटाइप वाले हैं, इनका क्रॉस करवाया है, रेड वाले हैं ये दोनों, और इनका क्रॉस करवाने पर इसका मतलब ये कैसे रहे होंगे, RR रहे होंगे। अब मेरे को कैसे पता RR रहे होंगे, क्योंकि उसने कह रखा है 75% फ्लावर रेड है, 25% व्हाइट है। इसका मतलब है एक प्लांट ऐसा है, 2 प्लांट ऐसे हैं और एक प्लांट ऐसा है, तो 4 में से 3 कैसे हैं, रेड हैं। इसका मतलब है 75% रेड है। ये तो तभी आएगा जब हाइब्रिड का क्रॉस हाइब्रिड से करवाया जाएगा, 3:1 आ रहा है, 3:1 आ रहा है। क्यों जी? तो ये तो तभी आएगा जब F1 का क्रॉस F1 से सेल्फिंग करवाया जाएगा। द जीनोटाइपिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द पेरेंट हैविंग रेड कलर्ड फ्लावर, तो ये दोनों पेरेंट कैसे रहे होंगे, हेटेरोजाइगस रहे होंगे, तो बोथ आर हेटेरोजाइगस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 जी सर। मेंडल प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मीन दैट द जर्म सेल, मतलब गैमेट की बात हो रही है, सेल ऑलवेज रिसीव, ओके, तो जो पेयर है उसमें कोई एक आ जाएगा, बिल्कुल। जैसे ये है गैमेट बनेगा, इसका मतलब एक गैमेट में ये पहुंचता है, एक गैमेट में ये पहुंचता है, हेटेरोजाइगस होगा, अलग अलग एलील चली जाएगी। क्यों? तो ये दिन सर ये आज का थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन था, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको करवा दिए, हिस्ट्री से रिलेटेड और मोनो हाइब्रिड के इनिशिएशन अपन ने चालू कर दी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अपन मोनो हाइब्रिड के ही कुछ और कंसेप्ट के साथ। फिर भी जैसे वीडियो देख रहे थे इसमें कई चीजें याद करने वाली है ना, बिल्कुल बिल्कुल, करेक्टर वगैरह, क्रोमोसोम वगैरह, तो एक बार बच्चे जो एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लें, बिल्कुल है ना, बाद में उनको एनसीईआरटी के बगल में जो जगह आपको दी हुई है वहां पर वो चीजें भी आपको मेंशन करनी होती हैं, रिवीजन के दौरान वही आपको याद करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय श्री